सभी को नमस्ते। आज से हम प्रश्न कुंडली के ऊपर 3 वीडियोज की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक प्रश्न कुंडली पार्ट 1। देखिए, हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो एच पर नीलकंठ देवज्ञ कृत ताजिक नीलकंठी के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, ताजिक नीलकंठी की अगर हम प्रश्न तंत्र चैप्टर को खोलें, वहाँ पे श्लोका नंबर 1 और 2 में क्या लिखा गया है देखिए कि जब कभी भी नेटिव के मन में किसी भी तरह का प्रश्न अराइज होता है किसी भी वस्तु पर, और वो अगर ज्योतिष की हेल्प नीड करता है, तो ये जो है वो डिवाइन इंडिकेशन है, क्योंकि बिना भगवान के मर्जी के आप ज्योतिष से कांटेक्ट नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि होरारी एस्ट्रोलॉजी अर्थात ये जो प्रश्न ज्योतिष है, इसका महत्व तो बहुत पुराना है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जो ख्याल आया, वो उन्होंने भगवान विष्णु से जाके क्लैरिफाई किया था। अर्थात प्रश्न कुंडली का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से मिला था। अब देखते हैं श्लोका नंबर 3। इसमें यह लिखा गया है कि जब कभी भी नेटिव के मन में प्रश्न अराइज हुआ किसी वस्तु को लेके, वो मॉर्निंग के टाइम में फल, फूल और दक्षिणा के साथ घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके घर से निकलना चाहिए। फिर यह भी लिखा गया है कि नेटिव अपने मन में चलते हुए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही एस्ट्रोलॉजर को एक पोलाइट मैनर में पूछना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पहला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, उसी की एक्यूरेट आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो प्रश्न ज्योतिष के थ्रू बहुत ज्यादा है। अब इसी प्रश्न तंत्र के श्लोका नंबर 7 to 10 में क्या लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास बड़े सारे नेटिव आते हैं, कोई जेन्युइन डाउट लेके, और कुछ आते हैं नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो हमको कैसे पता चलेगा प्रश्न कुंडली खोल के कि ये जो व्यक्ति आया है इसके मन में जेन्युइन डाउट है या फिर ये हमारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए आया है? उसको जानने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर आपकी टेस्ट करने के लिए आया है कि आपकी ज्ञान कितना है, और उसके मन में कोई जेन्युइन डाउट नहीं है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अगर प्रश्न कुंडली में चंद्रमा लगन में हो, शनि किसी केंद्र भाव में हो, और मरकरी कंबस्ट हो अर्थात सूर्य से 7.5 डिग्री के अंदर हो, तो नेटिव जो है वो डिसऑनेस्ट है। फिर अगर प्रश्न कुंडली में मार्स एंड मरकरी लगन को देख रहे हो जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस केस में भी जो नेटिव होता है वो डिसऑनेस्ट होता है। फिर अगर प्रश्नकर्ता जिस टाइम प्रश्न पूछे उस समय प्रश्न कुंडली के एसेंडेंट में अगर नेचुरल मेलिफिक बैठ जाए, या फिर उस प्रश्न कुंडली का जो 7वां भाव है उसका जो स्वामी है उसको अगर बृहस्पति और बुध शत्रु दृष्टि से देखें अर्थात इनिमिकल एस्पेक्ट दें, तो तब भी जो क्वेश्चनर है वो जेन्युइन नहीं है। अब हम देखते हैं कि किसी भी तरह का जो प्रश्न करता है उसकी ऑनेस्टी कैसे हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर प्रश्न कुंडली के एसेंडेंट में नेचुरल बेनिफिक प्रेजेंट्स हो, या फिर उस प्रश्न कुंडली का जो लगन है या फिर 7वां भाव है उसमें अगर बुध, चंद्रमा या बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, या फिर बृहस्पति या बुध की जो मित्र दृष्टि है वो अगर 7th भाव के स्वामी जो है उस पे आ जाए, तो उस केस में प्रश्नकर्ता जेन्युइन होता है और उसके जो डाउट्स होते हैं वो अपने ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखता है। यहाँ पे एक नोट ये है कि प्रश्न कुंडली में हम जितने भी सारे प्लानिटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी पराशरी एस्पेक्ट यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ताजिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये ताजिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ताजिक नीलकंठी के अगर आप संज्ञा तंत्र को खोलें तो उसमें ताजिक एस्पेक्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे श्लोका नंबर 77 और 78 देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि अगर प्रश्न कुंडली में दो प्लैनेट परस्पर त्रिकोण में अर्थात फिफ्थ नाइन्थ पोजीशन में बैठे हों तो वो जो एस्पेक्ट होता है वो ओपन फ्रेंडली होता है, अर्थात मोस्ट बेनिफिक एस्पेक्ट। अगर दो प्लैनेट परस्पर 3-11 बैठे हों तो वो सीक्रेटली फ्रेंडली एस्पेक्ट होता है, यानी कि बेनिफिक एस्पेक्ट। अगर दो प्लैनेट परस्पर 1-7 एक्सिस में बैठे हों अर्थात परस्पर ऑपोजिट भावों में तो उसको ओपनली इनिमिकल एस्पेक्ट बोलते हैं, जो कि मोस्ट मेलिफिक दृष्टि है। और अगर दो प्लैनेट परस्पर 4-10 बैठे हों तो उसको सीक्रेटली इनिमिकल एस्पेक्ट बोलते हैं, जो कि मेलिफिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। जब कभी भी हम प्रश्न कुंडली की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इन्हीं 4 दृष्टि के बारे में ही बात होगा। इसको छोड़ के बाकी किसी भी तरह की दृष्टि को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे देखिए कि ताजिक एस्पेक्ट को कैसे हम देखें। देखिए ये एक तुला लगन की कुंडली है। बृहस्पति 5th हाउस में बैठा है, मंगल 7th हाउस में, मरकरी सन 8th हाउस में और शुक्र 9th हाउस में। अगर हम बृहस्पति को रिफरेंस पॉइंट माने तो बृहस्पति से मंगल तीसरे भाव में बैठा है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच 3-11 का संबंध है, अर्थात यहाँ पे ताजिक एस्पेक्ट काम कर रहा है जो कि फ्रेंडली नेचर का है। अब बृहस्पति से मरकरी और सन 4th प्लेस में बैठे हैं, अर्थात इनका 4-10 का संबंध है, तो बृहस्पति और मरकरी सन के बीच इनिमिकल एस्पेक्ट है। अगर हम बृहस्पति और शुक्र की बात करें तो ये परस्पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इसके वजह से जुपिटर और वीनस के बीच भी ताजिक एस्पेक्ट काम कर रहा है, जो कि फ्रेंडली नेचर का है। यहाँ पे अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, अर्थात बृहस्पति से 8वें प्लेस में बैठा है। जब कभी भी ऐसे षडाष्टक अर्थात 6-8 रिलेशनशिप बनता है किन्हीं दो प्लैनेट्स में तो उसमें किसी भी तरह का ताजिक एस्पेक्ट फॉर्म नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे शनि और जुपिटर भी 2-12 बैठे हैं, तो इनमें भी किसी तरह का ताजिक एस्पेक्ट काम नहीं कर रहा। अब हम फिर से प्रश्न तंत्र को लौटाते हैं। देखिए यहाँ पे श्लोका नंबर 11 एंड 12 में क्या लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल क्वेरीज लेके आपके पास आए तो हर एक क्वेरी को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे नीलकंठ जी क्या लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेरी, जो पहला प्रश्न होगा उसको हम प्रश्न कुंडली के असेंडेंट से देखेंगे। फिर जो दूसरा प्रश्न होगा उसको चंद्रमा प्रश्न कुंडली में जहां बैठा है उसको रोटेट करके लगन बना देंगे। अब उससे हम उसको डिटरमाइन करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न जो होगा वो सूर्य प्रश्न कुंडली में जहां बैठा है उसको रोटेट करके लगन बना देंगे और उस भाव से हम देखेंगे। अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो बृहस्पति प्रश्न कुंडली में जहां बैठा है उसको रोटेट करके इस लगन बना देंगे और उस भाव से फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो पांचवा क्वेश्चन रहा उनमें से मरकरी और वीनस, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी प्लेसमेंट सही होगी, उस प्लैनेट को रोटेट करके लगन बना देंगे और उस भाव से हम पांचवें प्रश्न की निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे श्लोका नंबर 12 के लास्ट लाइन में एक बढ़िया चीज लिखा गया है। क्या कि यहाँ पे जो मल्टीपल क्वेरीज के बारे में लिखा गया है, अगर हम एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर्स का मत सुने, फॉर एग्जांपल द ग्रेट बराहमियर, तो ये कभी भी मल्टीपल क्वेरीज को एट ए टाइम लेने की पक्ष में नहीं थे। अर्थात व्यक्ति जब आपको प्रश्न पूछ रहा है तो उसके मन में चलते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही रिजल्ट प्रश्न कुंडली देने में बहुत ही मात्रा में सक्षम है। अगर मल्टीपल क्वेश्चन एट ए टाइम में पूछा जाए तो प्रश्न कुंडली की जो एक्यूरेसी है वो भी घटता हुआ जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब कभी भी कोई प्रश्नकर्ता ज्योतिष को प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका जो आंसर है वो एक्यूरेटली मिलता है। अब प्रश्न तंत्र के श्लोक नंबर 16 to 20 में नीलकंठ जी ने प्लैनेट के 10 अवस्था के बारे में लिखे हैं। ये क्या बोल रहे हैं
कि प्लैनेट जब एक्सल्टेशन स्टेट में होता है तो उसको दीप्त अवस्था बोला जाता है। वो जब डेबिलिटेशन स्टेट में होता है उसको दीन अवस्था, खुद के राशि में बैठा हुआ तो स्वस्थ अवस्था, फ्रेंडली साइन में मुदित अवस्था, शत्रु राशि में सुप्त अवस्था। अगर वो ग्रह युद्ध में डिफिटेड हो, अर्थात दो प्लैनेट्स अगर परस्पर 1 डिग्री के अंदर बैठे हुए हो किसी भाव में, तो जिसकी लॉन्गिट्यूड हायर होगा वो प्लानिटरी वार में हारा हुआ माना जाता है। उस हारे हुए प्लैनेट को हम निपीड़ित अवस्था में मानते हैं। फिर कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट हो जाए, अर्थात सूर्य से 7.5 डिग्री के अंदर आ जाए, तो उसको मूषित अवस्था बोला जाता है। अगर कोई भी प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन पॉइंट की ओर बढ़ रहा हो तो उस केस में उसको परिहीन अवस्था बोलते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट अपने एक्जल्टेशन पॉइंट की ओर बढ़ रहा हो तो उसको सुविदिया अवस्था बोलते हैं। और अगर कोई भी प्लैनेट डिविजनल चार्ट में वेल प्लेस्ड हो, चौरासी उच्च राशि वगैरह में प्लेस्ड हो, तो उसको अधिवीर्य अवस्था बोलते हैं। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 21 to 23। इसमें प्रश्न कुंडली का जो कार्येश होता है वो अगर एक पर्टिकुलर अवस्था में आ जाए तो कैसे वो रिजल्ट फलीभूत करता है, इसके ऊपर लिखा गया है। देखिए कार्येश कौन है कि अगर प्रश्नकर्ता आपके पास जो प्रश्न लेके आया है वो जो मैटर है वो किस भाव के साथ रिलेटेड है, उस भाव का स्वामी आपका कार्येश बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन करियर के रिलेटेड हुआ तो 10th भाव का स्वामी हो जाएगा कार्येश। अगर प्रश्नकर्ता धन के बारे में आपको पूछ रहा है तो प्रश्न कुंडली का जो धन भाव है उसका स्वामी हो जाएगा कार्येश। अगर संतान के बारे में पूछ रहा है तो प्रश्न कुंडली का जो पंचम भाव है उसका जो स्वामी है वो हो जाएगा आपका कार्येश। तो प्रश्नकर्ता का जो क्वेरी है वो जिस भाव के साथ रिलेटेड है उस भाव के स्वामी को हम कार्येश बोलेंगे। अब देखिए ये कार्येश अगर दीप्त अवस्था में रहा तो वो जिस कार्य के लिए प्रश्न पूछा है उस कार्य में सक्सेस मिलता है। फिर अगर ये दीन अवस्था में रहा तो उस कार्य को करने से नेटिव को दुख मिलता है। अगर ये स्वस्थ अवस्था में रहा तो वो कार्य नेटिव को वेल्थ एंड रिकॉग्निशन ला देता है। अगर मुदित अवस्था में रहा तो वो कार्य नेटिव को हैप्पीनेस ला देता है। अगर कार्य सुप्त अवस्था में रहा तो उस कार्य को करते वक्त अपने शत्रुओं से जो खतरा है वो नेटिव को हो सकता है। अगर कार्य निबिड़ित अवस्था में रहा तो उस कार्य को करने की वजह से नेटिव को लॉस ऑफ वेल्थ भी हो सकता है। अगर कार्य मुषित अवस्था में रहा तो वो जो कार्य होता है वो एंड रिजल्ट फेल ही होता है। अगर वो परिहीन अवस्था में रहा तो उस कार्य को करने की वजह से धनहानि होता है। अगर कार्य से सुवीर्य अवस्था में रहा तो उस कार्य को करने के बाद नेटिव को ज्ञान वाहन और लग्जरीज के जो भरमार है वो उसको मिलता है। और अगर कार्यश अधिवीर्य अवस्था में रहा तो वो नेटिव जो कार्य करता है उसमें ह्यूज सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलता है और उसको गवर्नमेंट से फेवर मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एवरेज डेली मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, अर्थात एक ग्रह पर डे कितना लॉन्गिट्यूड कवर करता है एक जोडियाक में। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वो एक दिन में 13 डिग्री 10 मिनट 35 सेकंड मूव करता है। बुध 4 डिग्री 5 मिनट 32 सेकंड, शुक्र 1 डिग्री 36 मिनट 7 सेकंड, सूर्य 59 मिनट्स 8 सेकंड, मंगल 31 मिनट 26 सेकंड, बृहस्पति 4 मिनट 59 सेकंड, राहु केतु 3 मिनट 11 सेकंड और शनि जो है वो 2 मिनट और 2 सेकंड कवर अप करता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम स्लो मूविंग प्लैनेट और फास्ट मूविंग प्लैनेट देखें तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, फिर है मरकरी, फिर वीनस, फिर सन, फिर मार्स, जुपिटर, राहु केतु और आखिर में शनि। अर्थात चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है और शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। अब हम देखते हैं दीप्तांश क्या है, अर्थात orb ऑफ इन्फ्लुएंस। एक पर्टिकुलर प्लैनेट जिस पोजीशन में बैठता है उस पॉइंट से कुछ डिग्री आगे और कुछ डिग्री पीछे तक उसकी इन्फ्लुएंस रहता है।
उसको हम ओवरबर्फ इन्फ्लुएंस अर्थात दीप्तांश बोलते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जिस पोजीशन में बैठता है उस पॉइंट से 7.5 डिग्री आगे और 7.5 डिग्री पीछे के लॉन्गिट्यूड में उसकी इन्फ्लुएंस रहता है। चंद्रमा जिस पॉइंट में बैठता है उससे 6 डिग्री आगे और 6 डिग्री पीछे, मंगल से 4 डिग्री आगे और 4 डिग्री पीछे, मरकरी से 3.5 डिग्री आगे और 3.5 डिग्री पीछे, जुपिटर से 4.5 डिग्री आगे और 4.5 डिग्री पीछे, शुक्र से 3.5 डिग्री आगे और 3.5 डिग्री पीछे, और शनि से 4.5 डिग्री आगे और 4.5 डिग्री पीछे तक इन सब प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस जो है वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा आपके कुंडली में किसी राशि में 12 डिग्री में बैठा है। उसी चंद्रमा के साथ सपोज उसी राशि में मंगल जो है वो 15 डिग्री में बैठा है। क्योंकि चंद्रमा की ऑर्ब इन्फ्लुएंस ±6 डिग्री है, तो चंद्रमा की इन्फ्लुएंस मंगल पे रहेगा क्योंकि डिग्री डिफरेंस सिर्फ 3 है। बट सपोज मरकरी जो है वो 22 डिग्री में बैठा है और चंद्रमा है 12 डिग्री का, तो 12 से अगर 6 ऐड करें तो 18 आता है। अर्थात चंद्रमा जहां पे बैठा है उससे 6 डिग्री के बाद या 6 डिग्री पहले कोई दूसरा प्लैनेट बैठे तो चंद्रमा की इन्फ्लुएंस उस प्लैनेट पे नहीं रहेगा। अर्थात मैंने जो एग्जांपल अभी दिया इसमें मरकरी पर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा क्योंकि डिग्री डिफरेंस 10 डिग्री हो गया। बट चंद्रमा की इन्फ्लुएंस मंगल पर रहेगा क्योंकि डिग्री डिफरेंस जो है वो 3 डिग्री का था। अब हम कुछ स्पेशल ताजिक योग के बारे में पढ़ते हैं जो कि प्रश्न कुंडली में स्पेशली यूज होता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम षोडश योगाध्याय चैप्टर को खोलें ताजिक नीलकंठी के, उसमें अगर श्लोक नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे इत्तिसाल योग के बारे में लिखा गया है। अब ये जो इत्तिसाल योग है ये कैसे फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। अगर प्रश्न कुंडली में दो प्लैनेट परस्पर ताजिक एस्पेक्ट से संबंधित हो और उन दोनों के बीच जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसकी जो डिग्री है वो अगर स्लो मूविंग प्लैनेट से कम हो एंड ये दोनों परस्पर के ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही अगर बैठे हों तो उस केस में उन दोनों प्लैनेट के बीच इत्तिसाल योग फॉर्मेशन होता है। फिर फर्दर यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर रहा है, अगर स्लो मूविंग प्लैनेट से इसकी डिग्री सिर्फ 1 डिग्री कम होगी तो उस केस में उसको पूर्ण इत्तिसाल योग बोलते हैं जो कि मोस्ट फेवरेबल रिजल्ट प्रदान करता है। बट अगर स्लो मूविंग प्लैनेट से जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है अपनी ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर 1 डिग्री से ज्यादा के गैप में हो तो वो वर्तमान इत्तिसाल योग की फॉर्मेशन करता है जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को राइज करता है। बस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूर्ण इत्तिसाल योग जितना स्ट्रेंथ नहीं होता, पर फिर भी वो एक अच्छा खासा सक्सेस वाला योग फॉर्मेशन करता है। अब अगर हम श्लोका नंबर 5 और 6 को देखें तो यहाँ पे भविष्य इत्तिसाल योग के बारे में लिखा गया है। कैसे? देखिए, अगर कोई दो प्लैनेट्स परस्पर को किसी भी तरह ताजिक एस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अर्थात परस्पर द्विद्वादश बैठे हो या फिर षडाष्टक बैठे हो, तो उस केस में अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट एक पर्टिकुलर राशि के एंडिंग डिग्रीज में बैठा हो और स्लो मूविंग प्लैनेट एक पर्टिकुलर राशि के अगर बिगिनिंग के डिग्रीज में बैठा हुआ हो और दोनों अपने ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही हो तो उस केस में भविष्य इत्तिसाल योग की फॉर्मेशन होता है। यह जो इत्तिसाल योग बनता है यह प्रश्नकर्ता का जो क्वेरी है उसकी जो सक्सेस है उसको इंडिकेट करता है, बट एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। वो वर्तमान किसी तरह का सक्सेस को नहीं दिखाता मगर बाद में उस कार्य में सक्सेस को ये इंडिकेट करता है। देखिए, प्रश्न चार्ट में किसी भी तरह का इत्तिसाल योग अगर फॉर्मेशन हो जाए, चाहे वो पूर्ण इत्तिसाल योग हो या फिर वर्तमान इत्तिसाल योग हो या फिर भविष्य इत्तिसाल योग हो, ये तीनों ही इत्तिसाल योग नेटिव जिस मैटर के रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ रहा है उस मैटर में सक्सेस जो है वो इंडिकेट
करता है। देखिए, इत्तिसाल योग को हम 3 एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए जब कभी भी प्रश्नकर्ता आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले उस टाइम की जो कुंडली है उसको जनरेट कर देना है, जो कि हमारा प्रश्न कुंडली रहता है। अब उस प्रश्न कुंडली में हमको लग्नेश को मार्क करना है और कार्येश को मार्क करना है। हम आगे जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कशन करने वाले हैं वो मैरिज के ऊपर करने वाले हैं। चूंकि मैरिज रिलेटेड मैटर 7th हाउस से लिंक्ड है तो सप्तमेश जो है वो प्रश्न कुंडली में कार्येश बन जाता है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, इसमें पूर्ण इत्तिसाल योग कैसे फॉर्मेशन होता है उसको लिखा गया है। देखिए सपोज आपके पास कोई नेटिव आए प्रश्न लेके कि पंडित जी मेरे मन में एक प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी। अगर उस टाइम की आप प्रश्न कुंडली खोलें तो उस केस में देखिएगा, अगर वृश्चिक लगन उदित हो रहा हो तो वृश्चिक लगन का स्वामी कौन है? मंगल, जो कि 9th हाउस में 25 डिग्री कैंसर में बैठा हुआ है। अब चूंकि मैरिज रिलेटेड क्वेरी है तो सप्तम भाव का स्वामी हो जाएगा आपका कार्येश, जो कि यहाँ पे शुक्र है, जो कि 24 डिग्री पाइसेस साइन में 5th हाउस में बैठ गया है। अब देखेंगे कि ये जो लग्नेश है और कार्येश है इनके बीच ताजिक एस्पेक्ट आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है, दोनों परस्पर 5-9 बैठे हुए हैं। अब हम चेकिंग करेंगे कि इन दोनों में से स्लो मूविंग कौन है, फास्ट मूविंग कौन है। देखिए 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको डेली मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आप उसको रिफर करें तो आपको यह मिलेगा कि शुक्र और मंगल में से मंगल स्लो मूविंग प्लैनेट है और शुक्र फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और इत्तिसाल योग फॉर्मेशन के लिए ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है इसकी डिग्री हमेशा स्लो मूविंग प्लैनेट से कम होनी चाहिए। देखिए शुक्र की डिग्री है 24 डिग्री और मंगल की डिग्री है 25 डिग्री और दोनों अपने ओवरबब इन्फ्लुएंस में है, अर्थात परस्पर को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है। चूंकि डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री के अंदर है तो इनके केस में पूर्ण इत्तिसाल योग फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो प्रश्नकर्ता का जो आंसर मिलेगा वो फेवरेबल आंसर मिलने वाला है, अर्थात इनकी शादी जो है वो कुछ ही हफ्तों के अंदर फिक्स होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। अब एग्जांपल नंबर 2, सपोज प्रश्नकर्ता आपके पास आया और मैरिज के रिलेटेड क्वेरी आपको पूछा, तो उस टाइम पे सपोज मिथुन लगन उदित होके आ रहा है। अब मिथुन लगन का स्वामी हो गया बुध, वो 6ठे भाव में स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है। अब मिथुन लगन से सप्तम भाव में धनु राशि आता है, उसका स्वामी है जुपिटर जो कि कार्येश है। और ये जो जुपिटर है वो 11 डिग्री एक्वेरियस अर्थात 9th हाउस में बैठ गया है। अब मरकरी बैठा है 6th हाउस में, जुपिटर है 9th हाउस में, दोनों परस्पर 4-10 बैठे हैं, अर्थात यहाँ पे ताजिक एस्पेक्ट से वो संबंधित है। अब दोनों की डिग्री देख लेते हैं। देखिए मरकरी है 8 डिग्री, जुपिटर है 11 डिग्री, अर्थात दोनों अपने अपने दीप्तांश अर्थात और बब इन्फ्लुएंस के अंदर बैठे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच जो स्लो मूविंग प्लेनेट है जो कि जुपिटर वो 11 डिग्री में है और फास्ट मूविंग प्लेनेट मरकरी 8 डिग्री में है, अर्थात फास्ट मूविंग प्लेनेट की जो डिग्री है स्लो मूविंग प्लेनेट से कम है। चूंकि डिग्री डिफरेंस 1 से अधिक हो गया तो यहाँ पे वर्तमान इत्तिसाल योग की फॉर्मेशन हो गई, अर्थात इनकी मैरिज होगी। कब होगी? कुछ महीने बाद होगी, अभी 1-2 हफ्ते के अंदर नहीं होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भविष्य इत्तिसाल योग के बारे में लिखा गया है। देखिए सपोज नेटिव आपके पास शादी की क्वेरी लेके आया, उस टाइम पे सिंह लगन उदित हो रहा था और उसका स्वामी हो गया सूर्य जो कि 6ठे भाव में 28 डिग्री में बैठा हुआ है। अब सिंह लगन से सप्तम में कुंभ राशि आता है, स्वामी हो गया शनि जो कि 2 डिग्री में बैठा हुआ है, अर्थात सूर्य जो है वो मकर राशि के एंडिंग डिग्रीज में है और शनि कुंभ राशि के बिगिनिंग डिग्रीज में है। इन दोनों में से शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है जो कि नेक्स्ट राशि में बैठा है और सूर्य फास्ट मूविंग प्लेनेट है जो कि प्रीवियस राशि में बैठा है। अब ये क्योंकि 2-12 रिलेशनशिप में बैठे हैं तो इनके बीच कोई भी ताजिक एस्पेक्ट काम कर नहीं रहा। बट चूंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट एंडिंग डिग्रीज में बैठा है और स्लो मूविंग प्लैनेट बिगिनिंग डिग्रीज में बैठा है और ओवरवर्प इन्फ्लुएंस के अंदर भी है, इसके वजह से इनमें
भविष्य इत्तेशाल योग की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो प्रश्नकर्ता हैं, इनको कैसे आंसर दिया जाएगा कि देखिए, आपके शादी में अभी डिले है, होगी 6 7 8 महीने बाद होगी, बट अभी 1 2 महीने के अंदर आपकी शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि भविष्य इत्तेशाल योग इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस षोडश योगाध्याय में श्लोक नंबर 10 को देखें तो इसमें इशराफ योग के बारे में लिखा गया है। देखिए, इशराफ योग क्या है कि अगर कोई दो प्लैनेट्स ताजिक एस्पेक्ट के द्वारा संबंधित हो, और वो जो दो प्लैनेट्स हैं उनकी जो डिग्रीज है वो ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर हो, और उनमें से जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो अगर स्लो मूविंग प्लैनेट से ज्यादा डिग्री कैरी कर रहा हो, तो उस केस में इशराफ योग की फॉर्मेशन होती है। और जब कभी भी इशराफ योग प्रश्न कुंडली में बन जाता है, तो नेटिव जो क्वेरी लेके आता है उसकी जो रिजल्ट है वो अनफेवरेबल रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सपोज प्रश्नकर्ता शादी के रिलेटेड प्रश्न लेके आया, और उस टाइम पे मेष लगन उदित हो रहा था। उसका स्वामी मंगल 15 डिग्री में छठे भाव में बैठा हुआ है। अब मेष लगन से सप्तम भाव में तुला राशि आएगा, स्वामी हो गया शुक्र जो कि 18 डिग्री में चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब चौथा भाव और छठा भाव परस्पर 3 11 है, अर्थात शुक्र और मंगल के बीच ताजिक एस्पेक्ट जो है वो काम कर रहा है। अब इन दोनों में से जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो है शुक्र, डिग्री है 18 डिग्री, और स्लो मूविंग प्लेनेट है मंगल, डिग्री है 15 डिग्री। क्योंकि डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री है, तो दोनों के दोनों ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये जो फास्ट मूविंग प्लेनेट वीनस है, इसकी डिग्री स्लो मूविंग प्लेनेट मंगल से ज्यादा है, जिसके वजह से ये इशराफ योग की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो प्रश्न करता है, जो मैरिज रिलेटेड क्वेरी लेके आ रहा है, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव निकलेगा। अर्थात वो अगर पूछें कि पंडित जी इस साल मेरी शादी हो पाएगी क्या, तो आपका आंसर रहेगा कि इस साल आपकी शादी नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं श्लोक नंबर 11। इसमें नक्त योग के बारे में लिखा गया है। देखिए, प्रश्न कुंडली में अगर कोई दो प्लैनेट परस्पर किसी भी तरह का ताजिक एक्सपेक्ट से संबंध ना हो रहे हो, बट कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट इन दोनों प्लैनेट के साथ इंडिविजुअली ताजिक एस्पेक्ट दे रहा हो, और ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हो, और वो जो पहले दो प्लैनेट्स हैं इनके जो डिग्रीज हैं इन दोनों डिग्रीज के बीच वाला डिग्री कैरी कर रहा हो, तो उस केस में उस प्रश्न कुंडली में नक्त योग की फॉर्मेशन होता है। अर्थात यहाँ पे दो प्लैनेट्स एक तीसरे प्लैनेट्स के थ्रू अपनी जो एनर्जी ट्रांसफर है वो कर रहे हैं। यही इंडिकेट कर रहा है कि प्रश्नकर्ता का जो कार्य है वो सक्सेस होगा, बट एक मिडिल मैन के थ्रू, अर्थात एक मीडिएटर के थ्रू होगा। अकेले वो उस कार्य को हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में देखिए कि जब प्रश्नकर्ता आया तो सपोज उस टाइम पे कर्क लगन उदित हो रहा था। अब लग्नेश हो गया चंद्रमा जो कि 2 डिग्री टॉरस में 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब चूंकि मैरिज रिलेटेड क्वेरी है, तो सप्तमेश होगा इसमें शनि जो कि छठे भाव में 5 डिग्री में बैठा हुआ है, और ये छठा भाव और 11वां भाव परस्पर षडाष्टक है, अर्थात 6 8 है, तो इनके बीच कोई भी ताजिक एस्पेक्ट काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है जिसकी डिग्री है 3 डिग्री, अर्थात फास्ट मूविंग प्लानेट चंद्रमा जो कि 2 डिग्री कैरी कर रहा है, इससे शुक्र की डिग्री ज्यादा है, और स्लो मूविंग प्लैनेट शनि जो कि 5 डिग्री कैरी कर रहा है, इससे शुक्र की डिग्री कम है। तो यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा और सप्तमेश शनि के बीच किसी भी तरह का ताजिक एस्पेक्ट काम ना करने के बावजूद भी एक थर्ड प्लैनेट शुक्र के थ्रू ये परस्पर को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अर्थात ये जो मैरिज रिलेटेड क्वेरी है इसका आंसर क्या होगा कि आपकी मैरिज इसी साल होगी, बट किसी मीडिएटर के थ्रू होगी, अब खुद ढूंढने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं श्लोक नंबर 14। इसमें यमया योग के बारे में दिया गया है। दिस इज सिमिलर टू नक्त योग।
बट डिफरेंस क्या है कि नक्त योग में जो थर्ड प्लैनेट था एक फास्ट मूविंग प्लैनेट था, बट यमया योग में ये जो थर्ड प्लैनेट होगा वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट होगा। यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं। सपोज प्रश्नकर्ता जब प्रश्न पूछा उस टाइम पे मकर लगन उदित हो रहा था और लग्न शनि लगन में ही 23 डिग्री में बैठा हुआ है। क्योंकि शादी के रिलेटेड प्रश्न है तो कार्येश हो जाएगा सप्तमेश चंद्रमा जो कि छठे भाव में 18 डिग्री में बैठा है, अर्थात शनि चंद्रमा परस्पर षडाष्टक बैठे हुए हैं। अब एक प्लैनेट है जुपिटर जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है और 20 डिग्री में बैठा हुआ है। जुपिटर एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब चूंकि जुपिटर शनि के साथ 5-9 एस्पेक्ट से संबंधित है और चंद्रमा के साथ 4-10 एस्पेक्ट से संबंधित है, इसका वजह से जुपिटर के थ्रू चंद्रमा और शनि के बीच एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अर्थात ये जो मैरिज रिलेटेड क्वेरी है इसका भी आंसर क्या होगा कि इस नेटिव की शादी होगी बट एक मीडिएटर के थ्रू होगी, और वो जो मीडिएटर होगा वो एक एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल मीडिएटर रहेगा। अब देखते हैं श्लोका नंबर 17। इसमें मणु योग के बारे में लिखा गया है। देखिए मणु योग है क्या कि अगर दो प्लैनेट्स के बीच इत्तेसाल योग फॉर्मेशन हो रहा हो बट इन दोनों प्लैनेट्स में से किसी भी एक प्लैनेट के साथ मंगल या शनि orb ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर कंजंक्शन में बैठा होगा या फिर ताजिक दृष्टि से देख रहा होगा, तो उस केस में मणयु योग का फॉर्मेशन होता है। और जब कभी भी मणयु योग फॉर्मेशन होता है यह इत्तेसाल योग के सारे बेनिफिक रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से ये जो टास्क के बारे में क्वेरी आया है वो टास्क फेल्योर में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल में देखिए, सपोज प्रश्नकर्ता जब आपको मैरिज के रिलेटेड क्वेरी पूछे तो उस समय मिथुन लगन उदित हो रहा था। स्वामी है बुध जो कि 2 डिग्री कैंसर में अर्थात दूसरे भाव में 2 डिग्री में बैठा हुआ है। अब सप्तमेश जो कि कार्येश है बृहस्पति 11th हाउस में 5 डिग्री में बैठा हुआ है। मरकरी बीइंग स्लो मूविंग प्लैनेट, जुपिटर जो कि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इन दोनों के बीच डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री है अर्थात orb ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर है, और दोनों चूंकि परस्पर 4-10 बैठे हुए हैं तो ताजिक एस्पेक्ट से संबंधित हैं, अर्थात इनमें इत्तेसाल योग फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए अगर आप पांचवें भाव को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है 3 डिग्री में। अब बुध की डिग्री है 2 डिग्री, अर्थात मंगल और बुध के बीच जो 4-10 रिलेशनशिप बन रहा है इससे मरकरी और जुपिटर के बीच जो इत्तेसाल योग फॉर्मेशन हो रहा था उसको मणयु योग जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। फिर फर्दर देखिए, मार्स है 3 डिग्री का, जुपिटर है 5 डिग्री का, और दोनों परस्पर ओपोजिट हाउसेस अर्थात 1-7 एक्सिस में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी ताजिक एस्पेक्ट मंगल और जुपिटर के बीच आ रहा है। तो इसके वजह से जुपिटर और मरकरी के बीच जो इत्तेसाल योग फॉर्मेशन हो रहा था उसको मंगल के द्वारा निर्मित मणयु योग जो है वो कैंसिल आउट कर देगा। देखिए यहाँ पे जुपिटर के साथ शनि भी बैठा है। क्या शनि जुपिटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि शनि की डिग्री है 20 डिग्री, जुपिटर की डिग्री है 5 डिग्री, और दोनों के दोनों orb ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर बैठे हुए हैं। इसके वजह से शनि यहाँ पे जुपिटर हो या मरकरी हो इनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा, और सिर्फ मंगल ही डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं कंबुल योग क्या है। देखिए अगर दो प्लैनेट्स के बीच प्रश्न कुंडली में इत्तेसाल योग की फॉर्मेशन हो रहा हो और उनमें से अगर चंद्रमा इंडिविजुअली इन दोनों में से किसी भी एक प्लैनेट के साथ अगर इत्तेसाल योग फॉर्मेशन कर रहा हो तो उस केस में उसको कंबुल योग बोलते हैं। जब कभी भी कंबुल योग की फॉर्मेशन होता है वो इत्तेसाल योग की जो शुभता है उसको बढ़ा देता है। यहाँ पे एक नोट ये है कि ये जो कंबुल योग फॉर्मेशन होता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चंद्रमा की ऑस्पिशियसनेस पर डिपेंडेंट है।
अगर चंद्रमा प्रश्न चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो कंबुल योग बहुत स्ट्रांग बनता है। अगर चंद्रमा वीकली प्लेस्ड है तो कंबुल योग जो है वो कम स्ट्रेंथ वाला बनता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए। देखिए इसमें जो प्रश्न कुंडली है, जो मैरिज रिलेटेड क्वेरी कैरी कर रहा है, चूंकि ये टोरस लगन है तो एसेंडेंट हो गया शुक्र जो कि 5th हाउस में 20 डिग्री में बैठा हुआ है। अब सप्तमेश हो गया मंगल जो कि लगन में 23 डिग्री में बैठा हुआ है। अर्थात शुक्र और मंगल के बीच ताजिक एस्पेक्ट काम कर रहा है। शुक्र बीइंग ए फास्ट मूविंग प्लैनेट 20 डिग्री में बैठा है, मंगल बीइंग ए स्लो मूविंग प्लैनेट 23 डिग्री में बैठा है, और दोनों के बीच डिग्री डिफरेंस 3 डिग्री का है। अर्थात इन दोनों के बीच इत्तेशाल योग की फॉर्मेशन हो रहा है। अभी चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा सप्तम भाव में 16 डिग्री में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, चंद्रमा के जो ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस होता है वो 6 डिग्री का रहता है। चूंकि 16 डिग्री में बैठा है और शुक्र 20 डिग्री में बैठा है, तो चंद्रमा और शुक्र परस्पर के ऑर्बिट इन्फ्लुएंस के अंदर है। अर्थात चंद्रमा शुक्र के साथ इत्तेसाल योग बना रहा है, और ये जो शुक्र है बीइंग लग्नेश, इस कुंडली के कार्यश मंगल के साथ इत्तेसाल योग की फॉर्मेशन कर रहा है। अर्थात इनके केस में कंबुल योग का निर्माण हो रहा है। यह जो कंबुल योग है, इत्तेशाल योग की जो ऑस्पिशियसनेस है इसको बढ़ा देता है। बट यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, ये चंद्रमा 7th हाउस में नीच राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो कंबुल योग फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही निम्न मान का हो रहा है। अब देखते हैं इस स्पेशल योग में से सबसे लास्ट योग, रद्द योग। देखिए अगर दो प्लैनेट्स के बीच इत्तिसाल योग की फॉर्मेशन हो रहा हो, बट इन दोनों प्लैनेट्स में से कोई भी एक प्लैनेट अगर आइदर कंबस्ट हो, या फिर नीच राशि में हो, या फिर शत्रु राशि में हो, या फिर रेट्रोग्रेड हो जाए, अर्थात इनमें से अगर एक प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो जाए, तो उस केस में रद्द योग की फॉर्मेशन होता है। रद्द योग क्या करता है, यह इत्तिशाल योग की जो ऑस्पिशियसनेस है उसको रद्द कर देता है, अर्थात प्रिवेंट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे श्लोका नंबर 49 में रद्द योग के ऊपर कुछ स्पेशल टिप्पणी दी गई है। क्या कि अगर दो प्लैनेट में इत्तिशाल योग फॉर्मेशन हो रही हो, जिसमें ये जो वीक प्लैनेट है वो अगर केंद्र में बैठा हो, और जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो अगर एपोक्लिम भाव अर्थात 3, 6, 9 या 12वें भाव में बैठा हुआ हो लगन से, तो उस केस में जो रद्द योग फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, नेटिव जो कार्य करता है उसको इनिशियल फेज में सपोर्ट करता है, बट टुवर्ड्स द एंडिंग उसके एंटायर वर्क को वो ध्वंस कर देता है। अब यहाँ पे फर्दर लिखा गया है कि अगर दो प्लैनेट के बीच इत्तेशाल योग फॉर्मेशन हो रहा हो, और उनमें से जो वीक प्लैनेट है वो अगर एपोक्लिम भाव अर्थात लगन से 3, 6, 9, 12 में बैठा हुआ हो, और जो दूसरा प्लैनेट है वो अगर केंद्र भाव में बैठा हुआ हो, तो उस केस में जो रद्द योग की फॉर्मेशन होता है वो इनिशियल फेज में नेटिव को परेशानी देता है, कार्य में इतने जल्दी सक्सेस नहीं करने देता, बट उस कार्य को इनिशिएट करने के बाद उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो सक्सेस में तब्दील हो जाता है। देखिए अब हम रद्द योग के ऊपर दो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। सपोज प्रश्नकर्ता जब आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइम पे धनु लगन उदित हो रहा था। अब उसका स्वामी कौन हो गया है, बृहस्पति, जो कि 23 डिग्री कैप्रिकॉर्न में सेकंड भाव में बैठा हुआ है। अब चूंकि ये मैरिज रिलेटेड क्वेरी है, तो सप्तम भाव हो जाएगा कार्य भाव, और सप्तम भाव का स्वामी बुध हो जाएगा कार्येश, जो कि दसम भाव में 22 डिग्री में बैठा हुआ है। चूंकि जुपिटर और बुध परस्पर 5-9 बैठे हुए हैं, और फास्ट मूविंग प्लैनेट मरकरी स्लो मूविंग प्लैनेट जुपिटर से 1 डिग्री पीछे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पूर्ण इत्तिशाल योग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप इतना ही देख के उस प्रश्नकर्ता को बोल देंगे कि भैया आपकी शादी तो 2-3 महीने के अंदर ही हो जानी चाहिए, तो उस केस में आप पूरा गलत चले जाएंगे।
क्यों? क्योंकि देखिए, इनका जो इत्तिसाल योग है यहाँ पे रद्द हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, जुपिटर बिंग लग्नेश जो सेकंड भाव में बैठा है 23 डिग्री में, वो अपने साइन ऑफ डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है। अर्थात ये जो जुपिटर है ये वीकली प्लेस्ड है प्रश्न चार्ट में, जिसके वजह से इत्तिसाल योग फॉर्मेशन होने के बाद भी वो रद्द हो जा रहा है। तो इस केस में प्रश्नकर्ता का जो आंसर मिलना चाहिए वो ये है कि देखिए भैया, आपकी शादी इस साल तो दिखा नहीं रहा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, सपोज प्रश्नकर्ता जब आपको प्रश्न पूछ रहा है तो उस केस में कन्या लगन उदित हो रहा था, तो स्वामी हो जाएगा कौन? बुध, जो कि तीसरे भाव में 10 डिग्री स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। अब चूंकि हम यहाँ पे मैरिज रिलेटेड क्वेरी ले रहे हैं, तो कन्या लगन से सप्तम में मीन राशि आ रही है, अर्थात कार्येश जो है वो हो गया बृहस्पति, और ये लगन में 13 डिग्री में बैठ गया है। देखिए, बुध और बृहस्पति परस्पर 3-11 बैठे हुए हैं, और ये जो फास्ट मूविंग प्लैनेट बुध है वो स्लो मूविंग प्लैनेट से 3 डिग्री पीछे बैठा हुआ है, अर्थात ऑर्ब इन्फ्लुएंस के अंडर ये इत्तिसाल योग की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप इतना ही देख के नेटिव को बता देंगे तो इन्हीं कुछ 1-2 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, तो आप गलत चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति यहाँ पे शत्रु राशि में लगन में बैठा हुआ है, लगन में शनि भी बैठा हुआ है जिसकी डिग्री 15 डिग्री है, और जुपिटर है 13 डिग्री का, अर्थात जुपिटर और शनि परस्पर और बफ इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। इट मीन्स जुपिटर इज एफ्लिक्टेड इन दिस प्रश्न चार्ट। क्योंकि एक एफ्लिक्टेड कार्येश केंद्र भाव में बैठ के एपोक्लिम भाव में बैठा हुआ लग्नेश बुध के साथ इत्तिसाल योग का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये एक स्पेशल तरह का रद्द योग की फॉर्मेशन करेगा। अर्थात ये जो प्रश्न करता है इनके लिए रिश्ते आएंगे, शादी भी फिक्स हो जाएगी, बट एट द एंड मोमेंट किसी भी रीजन की वजह से अननेसेसरी ये डिले हो जाएगा, या फिर वो मैरिज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इत्तिसाल योग जो है वो रद्द हो जा रहा है। यहीं पे हमारी प्रश्न कुंडली की जो पार्ट 1 है उसकी डिस्कशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है प्रश्न कुंडली पार्ट 2, उसमें हम फर्दर प्रश्न कुंडली के रिलेटेड कुछ नए तथ्य आपको प्रदान करेंगे। नमस्ते।